अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो खबर मैंने आपको दी थी उसकी तस्दीक हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बजट कैसे पास किया ये मामला खुलकर सामने आ गए हैं। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उनमें सारे बजट की कहानी है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो मैंने खबर दी थी उसकी तस्दीक कर दी है। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि 27 तारीख या ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक बजट जो है वो पास होना था। अगर वो ना हो जाता तो मालियाती तौर पे सूबे का जो है वो नुकसान हो जाता। और खान साहब का मकसद ये नहीं था कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए, हुकूमत गिर जाए, तो पार्टी ने फिर फैसला किया कि बजट पास करवाया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 23 जून को जो बजट पास किया गया वो उजलत में पास हुआ है। ताहम अब तमाम मामला खान साहब के सामने है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। और उन्होंने कहा जी खान साहब की जानिब से बजट की मंजूरी के खिलाफ वाज़ेह हदायत ना होने की सूरत में पॉलिटिकल कमेटी का बजट पास करने की इजाजत देना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। ताहम 23 जून को बजट पास करना जरूरी नहीं था, 27 जून तक इंतजार हो सकता था। कल खान साहब ने बजट की तफसीलात तलब की और किसी बरहमी का एज सच इजहार नहीं किया। फिर उन्होंने एक और बात की कि 30 जून तक बजट पास करना एक फरीजा था। 22 जून को पॉलिटिकल कमेटी ने सूबाई पार्टी के फैसले की तौसीक की। मैंने आपसे पहले कहा था ना, सूबाई पार्लिमानी पार्टी का फैसला था, वो फैसला पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा गया जिस वक्त पॉलिटिकल कमेटी में सारे लोग मौजूद भी नहीं थे। अब जरा ये कहानी सुन ले कि हुआ क्या, सिंपल कर देते हैं आपके लिए। नंबर 1, हुकूमत वाकई खतरे में थी। अली अमीन गंडापुर को कम से कम इस बात का यकीन था कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। मामला ट्रिगर हुआ था जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में एहतजाज किया गया पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर। यहां से मामला शुरू होता है, ट्रिगर हो जाता है। वैसे भी कोई मामला इतने अच्छे तो चल नहीं रहे थे। उसके बाद धमकियां लगती हैं और अली अमीन गंडापुर साहब को पूरा यकीन आ जाता है कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, पार्लिमानी पार्टी जो सूबाई है उसका एक इजलास होता है, उसके अंदर सारे एमपी वगैरह होते हैं। पार्लिमानी पार्टी का मतलब है जितने अरकान असेंबली हैं वो सारे आ जाते हैं। तो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ब्रीफिंग देते हैं, कुछ और लोग भी बातचीत करते हैं और वो मुत्तफिका तौर पे फैसला कर लेते हैं। हालांकि उनमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, 3 4 5 ग्रुप बने हुए हैं उनमें, लेकिन वो फैसला करते हैं कि हुकूमत हम नहीं गिरने देंगे, बजट हम पास करवा देंगे। ये फैसला 22 तारीख की रात को सियासी कमेटी के अंदर रखा जाता है। जो सियासी कमेटी बनी हुई है उसकी एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। उस कमेटी के सामने यह फैसला रखा जाता है, उसे आगाह किया जाता है जनाब सूबाई जो पार्लिमानी पार्टी है या तमाम एमपी हैं उन्होंने फैसला कर लिया बजट पास करवाएंगे और मुतफिका तौर पे फैसला हुआ, हम आपको आगाह कर रहे हैं। सियासी कमेटी मशवरा देती है कि ये करें, जरूर करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम ले लें। अलीमा खान साहिबा से एंगेजमेंट की जाती है और वो ये कहती हैं जनाब कि जिन लोगों को इमरान खान बुला रहे हैं वो मिलने की कोशिश तो करें। उन्होंने तो कोशिश ही नहीं की। नंबर 2, वो ये कहती हैं कि मैक्सिमम टाइम आप ले लें, खतरे से पहले पहले आप बजट पास करवा लीजिएगा। तो यह तय पा जाता है कि 27 तारीख को बजट पास होगा और उससे पहले तमाम एमपीएस अली अमीन गंडापुर साहब लेकर अडियाला जेल जाएंगे। यह हो गया जी मामला। लेकिन फिर अचानक से बजट पास हो जाता है जिसके बारे में अभी सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं। यह बजट पास होना था, यह बजट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पास करवाना ही पड़ना था। उसका रीजन यह है कि उनकी हुकूमत गिर जाती, लेकिन इसको पास करवाने से पहले तरीकाकार वो अडॉप्ट नहीं किया गया और अचानक से बजट पास करवाया गया और कोई कोशिश इमरान खान साहब को मिलने की संजीदा नहीं की गई, जिसकी वजह से अवामी रद्द-ए-अमल आया। और अवामी रद्द-ए-अमल को कोई गद्दारी कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, ये भी ओवरडू हो जाता है। लेकिन मामला सादा यह है कि जिन लोगों ने यह रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने इमरान खान के और इमरान खान की बहनों के स्टेटमेंट के बाद और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बहुत जोरदार किस्म के बयानात दे दिए थे, या बाबर सवाती साहब ने या बाकी लोगों ने, उन बयानात के बाद उन्होंने उम्मीदें बांध ली थी कि लो जी पीटीआई डट गई है। लेकिन अचानक बजट पास होने से उनको भी धचका लगा, जैसे इमरान खान की बहनों को लगा, जैसे मीडिया को लगा, बाकी लोगों को। तो ये चीजें फिर रिपोर्ट हुई। तो अब सारा मामला क्लियर हो गया है कि हुकूमत बचाने के लिए यह किया गया। पीटीआई के वो तमाम धड़े जो एक दूसरे के दुश्मन है उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए इकट्ठे होकर फैसला किया और इमरान खान साहब को इस फैसले में कोई बहुत गुस्सा भी नहीं आया। अगर वो रद्द-ए-अमल देते तो वो सबके सामने आ जाता। बहरहाल इमरान खान साहब ने यह जरूर कहा कि मेरे पास पहले अली अमीन गंडापुर को आना चाहिए था बजट पास करने से पहले, लेकिन वो नहीं आए। और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब चाहें वो मिल सकते हैं, जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल सकते हैं, कुछ और लोग मिल सकते हैं। लेकिन फिर गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब को जब मिलते हैं तो नए टेस्ट या नए इम्तिहान में वो पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में वो भी एक मुश्किल उनके लिए पैदा हो जाती है। मुराद सईद साहब का एक स्टेटमेंट है और मुराद सईद साहब ने अपनी पार्टी को ही वार्निंग दे दी है। वो ये कहते हैं मौजूदा हालात में जहां आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए जरूरी है कि पार्टी की आदत इमरान खान की रिहाई और उसके कॉज से अपनी कमिटमेंट का इजहार और यकीन दहानी के लिए एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करे और तैयारियों का जो है बाकायदा आगाज करे। वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर नाहक कैद असीरान को कैद में जिस गैर इंसानी सलूक का सामना है और जैसे इमरान खान को तोड़ने के लिए उन्हें और उनकी अहलिया को अजियत दी जा रही है, वो भी हमारे लिए बहैसियत कौम अफसोस का मुकाम है।
देखिए ये बात ठीक है, एक हफ्ते से तो बुशरा बीवी का भी, उनकी एक बेटी का ऑडियो मैसेज है वो मैंने सुना है। वो बता रही जी मेरी छोटी बहन है, वो गई है बुशरा बीवी को मिलने के लिए अपनी माँ को, तो उसको मिलने नहीं दिया गया, वो रोती हुई वापस आई, 5 घंटे उसको इंतजार करवाया गया है। और बुशरा बीवी कहते हैं जी बीमार भी हैं, और वो ये भी बता रही थी उनकी बेटी उस ऑडियो के अंदर कि उनका कूलर ख़राब है और वो बहुत गर्मी में शदीद हबस के अंदर वो वहाँ पे रह रही हैं, और उन्होंने बार बार अपील की है मेरा कूलर ठीक किया जाए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। तो और बहुत सारी बातें हैं उनकी बेटी कह रही थी कि ये किस तरह का निज़ाम है, किस तरह की हुकूमत है, हमारे इंसानी हकूक़ भी हमें नहीं मिल रहे। बहरहाल ये मामला तो है, ये बात ठीक की है मुराद सईद ने। अच्छा जी, उसके बाद वो एंड में जो बात करते हैं अपनी क़यादत को एक बार फिर, और इस मरतबा पब्लिक फोरम पर मुखलिसाना मशवरा देता हूँ, मैं पहले दिन से इस बात पर कायल हूँ कि इमरान खान को हटाने वालों की प्लानिंग में इमरान खान की वापसी शामिल नहीं है, और इसके लिए वो हर हद तक जाएंगे और जा रहे हैं। अगर हम नादानिस्ता और खुदा न खास्ता उनकी प्लानिंग में इस्तेमाल हो गए तो इन तक तो शायद किसी हद तक अवाम की रसाई ना हो, मगर जैसे ही दीगर सियासी शख्सियात के घर बार और गिरेबान अवाम की रसाई में है, वैसे ही हमारे भी गिरेबान अवाम के हाथ में होंगे। और जहां हमें इमरान खान के नाम पर इस कौम ने सर आंखों पर बिठाया है, कौम के गजब का निशाना हमने भी बनना है। इमरान खान की खातिर ना सही अपनी खातरी मामलात की संगीनी का एहसास कर लें। ये जनाब वार्निंग दी है, मुराद सईद साहब ने खबरदार किया है कि जनाब बच जाओ अवाम के गजब से, अपना किबला दुरुस्त कर लो, क्योंकि जो ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को माइनस कर रहे हैं उन तक अगर अवाम ना भी पहुंची तो हमारे तक तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि हमने इमरान खान को आज़ाद करवाने के नाम के ऊपर वोट लिए हुए हैं। नाज़रीन, ताकतवर हल्कों का जिक्र आया तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त खेल खेल रहे हैं, और मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को फारग करके वहाँ पर री इलेक्शन करवा के और PMLN को सीटें जितवा के लाया जाएगा, ताकि 2/3 अक्सरियत मजीद मजबूत हो जाए, और जिस तरह की भी पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम करनी पड़े वो की जाती रहें। इसमें अभी पहले मरहले में फैसलाबाद में एक बड़ा काम शुरू हो गया है। इस हवाले से उमर अयूब साहब ने भी एक ट्वीट किया है, कुछ वकला से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे जुडिशरी के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है, रात गए तक जो है अदालतें लगाई जा रही हैं, और ऊपर नीचे टाइम देकर जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं जी कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है फैसलाबाद के जज, उन्होंने वकला को कहा है कि रात 8 बजे भी आ जाएं, क्योंकि ट्रायल जो है वो मुकम्मल करना है। ये किस किस्म का इंसाफ हो रहा है और ये किस किस्म की टाइमिंग्स हैं जो इंसाफ के लिए चुनी जा रही हैं। कैंगरू कोर्ट्स जो हैं वही इसी तरीके से ऑपरेट होती हैं, नॉर्मल कोर्ट्स तो ऐसे ऑपरेट नहीं होती। उन्होंने कहा जी मैंने अपने वकला को कह दिया है कि मेरी जो एग्जम्पशन है वहाँ पे अदालत में पेशी से, वो जनाब आप विड्रॉ कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का ट्रायल हो रहा है। और साथ उन्होंने ये कहा इट अपीयर्स दैट द वर्डिक्ट इज बीइंग टाइप्ड बाय हवलदार भुट्टा। वो कह रहे हैं जी ऐसा लगता है कि हवलदार भुट्टे ने जो है फैसला पहले से टाइप कर दिया है, और ये एजेंसियों के आगे उन्होंने नाम लिए ISI, MI, IB, FIU, SB, हु विल डिलीवर इट टू द ATC जज फैसलाबाद इन अ वीगो डाला। वो कह रहे हैं जी ये डिलीवर कर दिया जाएगा, फैसला पहुंचा दिया जाएगा जज को, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं, और ये वीगो डाले के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो फैसलाबाद से कार्रवाई का आगाज हुआ है। फैसलाबाद वो शहर है जहां पे 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी। इस बात का मियां साहब को, मरियम नवाज को, बाकी लोगों को बहुत दुख है, क्योंकि फैसलाबाद, ये याद रखिएगा, ये वो शहर था जब परवेज मुशर्रफ का तोती बोलता था ना, उस वक्त भी फैसलाबाद ने नवाज शरीफ के तमाम उम्मीदवारों को जितवाया था, और परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी फैसलाबाद ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया था। ये मैं बात कर रहा हूं सन 2002 के इलेक्शन की। लेकिन अब सूरत हाल ये होगी कि पूरे फैसलाबाद में सारी सीटें क्लीन स्वीप कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इस बात का मियां साहब वगैरह को बड़ा दुख है। तो फैसलाबाद से आगाज कर रहे हैं, 9 मई को लेकर वहां पे सजाएं दी जाएंगी। MNAs को जो है वो नाअहल करने का फैसला किया गया है, और वहां पे अपने MNAs लाए जाएंगे, इसकी कोशिश की जाएगी। तो घिनौना खेल जो पाकिस्तान में चल रहा है वो अभी तक चल ही रहा है, और हुकूमत की तरजीहात आप चेक करें कि वो एतराज इस बात पर करते हैं कि जनाब हर चीज में कैदी नंबर 804 को क्यों लाया जाता है। बिलावल ने भी यही कहा कि चाहे जंग की बात हो, चाहे मईशत की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, ये कहते हैं जी कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें। यही बात जो है वो तारड़ साहब भी कह रहे थे, वजीर कानून। वैसे उन्होंने बड़ी मायूब और बड़ी घटिया बात भी की है कौमी असम्बली में खड़े होकर इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में, जो इंतहाई नामुनासिब है। किसी की निजी जिंदगी पे ऐसे कमेंट करना या इस तरह की बातें करना, ये इंतहाई नाजेबा हरकत है और घटिया हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि ये बार बार जो कहते हैं ना कैदी नंबर 804 को बीच में ले आते हैं और हर चीज के अंदर उसको लाके शामिल करते हैं, तो एक्चुअली कैदी नंबर 804 की रेलिवेंसी बहुत बड़ी है। देखिए, मैंडेट जिसका छीना गया वो कैदी नंबर 804 का छीना गया ना, तमाम इंसानी हकूक भी उससे छीने गए हैं। आइन में जो तरमीम की गई हैं वो इमरान खान की वजह से की गई हैं, इसी कैदी की वजह से की गई हैं। और जो अदलिया का हुलिया बिगाड़ा गया है
वो इसी कैदी की वजह से बिगाड़ा गया है। कोई एक तकरीर, कोई एक प्रोग्राम इनका या कोई एक मंसूबा इनका इमरान खान के या कैदी नंबर 804 के बगैर मुकम्मल नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी की जो इंतहा कर दी है मौजूदा सियासी जमातों ने, वो कैदी नंबर 804 के खौफ की वजह से की है। हत्ता कि एक ऐसा अमरीकी सदर जिसके बारे में बहुत सारे तनाज़ात भी हैं, उसे अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया, और उसकी वजह क्या है? यही कैदी नंबर 804। अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते हैं अपनी मशहूरी के लिए, क्योंकि कैदी नंबर 804 का मुकाबला नहीं कर सकते। मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई, इंसानी हकूक की पामालियां की गई, हर चीज पे कैदी नंबर 804, इनकी नजर, इनका फोकस सिर्फ वहीं पे होता है। फोबिया हो गया इनको इमरान खान का, और वो होना ही था, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। यानी आप ये देख लेना कि अवाम में मकबूल कौन है। आप कहीं पे कोई भी सर्वे करवा कर देख लें, किसी भी कंपनी से करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि अवामी मकबूलियत में इमरान खान का ये कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे, इमरान खान से बहुत पीछे हैं। अच्छा, जब अपोजिशन, ये वाली अपोजिशन महंगाई पे निकलना चाहे या फलस्तीन के मामले पे निकलना चाहे तो इनको डंडे भी मारते हैं। बल्कि अजीब बात आपको बताता हूं कि कैदी नंबर 804 की जमात के अलावा बाकी तमाम जमातों को थोड़ा बहुत उनका जमहूरी हक मिल जाता है कि आप आए आकर अपना एहतजाज करें, लेकिन कैदी नंबर 804 को नहीं मिलता, या उसकी जमात को नहीं मिलता, ना उन्हें इंसाफ मिलता है। तो एक्चुअली ये पूरा मुल्क, पूरा निजाम, एस्टेब्लिशमेंट सारे इमरान खान के फोबिया का शिकार है। यानी आप कोई भी सवाल इमरान खान से रिलेटेड करें, इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपनी रेजिलियंस से इनसे इनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो मशकूक बना दिया है। इन्हें आइडिया ही नहीं है कल इनके साथ क्या होगा, और इसी डर की वजह से ये इस इक्तदार के साथ चिमटे हुए हैं और बेचारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। दूसरा रास्ता ही कोई नहीं इनके पास। नाज़रीन, जो जजेस लाए जा रहे हैं उनकी हालत आप चेक करें। यहां पे एक जज हैं मोहतरम सरफराज डोगर साहब, इन्हें लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनका आप स्टेटमेंट देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आइन कहां पे और कानून कहां पे है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त दायर हुई थी। उसकी समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मोहसिन नकवी के हक में हैरान कुन रिमार्क्स दे दिए। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी की कारकर्दगी उम्दा है। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं? इतने सारे टूर्नामेंट हार के बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का, और कारकर्दगी उम्दा है। यह फैसला आप कैसे कर सकते हैं कि कारकर्दगी उम्दा है? मुल्क में क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, और भाई वो तो शुरू से हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर उनके तकर्रर के अमल में आईने पाकिस्तान और पीसीबी के दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको छोड़कर आगे चले। ये स्टाइल था कादी फायद ईसा का, याद है आपको? जैसे कोई आइन की या कानून की बात आती थी तो कादी फायद ईसा साहब अदालत में बैठ के क्या कहते थे? आगे बढ़े, छोड़े इसको, आगे चले, छोड़े इसको, आगे चले। वही स्टाइल जो है वो कॉपी किया है सरफराज डोगर साहब ने, ऐसा लगता है। और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर उनके तैनाती के दौरान कोई आइन में या दस्तूर में किसी चीज की खिलाफवर्जी की गई है तो छोड़ें उसको, बस आगे चलें। उन्होंने कहा सारा कुछ ठीक तो चल रहा है, आपको तकर्रुर से क्या मसला है? वकील ने कहा कि जनाब तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी और गैर कानूनी है, यह मसला है। तो चीफ जस्टिस हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जनाब मैं उनको कह देता हूं कि नया नोटिफिकेशन जारी कर दें। आप अंदाजा करें कि ये अदालतें कितनी कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। अदालतें, यानी जब जजेस को ऐसे लाया जाएगा कि एक जज, वो इतने नीचे के लेवल के जज हैं, उनको उठा के लाके एक और अदालत में बैठा के वहां पे उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, तो फिर उनको इसीलिए बनाया गया है ना कि जो उन्हें कहा जाता है वैसे वो ऐसा लगता करते हैं। यानी ये तो दिखाई दे रहा है कि वो आइन कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है, ज़ाब्ते और दस्तूर कुछ और कह रहा है, जो कवायद हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो सारी चीजों को, खैर है इसके बगैर भी चलेगा, आगे बढ़ो, बस काम बहुत अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। भी जब आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो काम तो अच्छा ही चलेगा, मजा ही आएगा। जिनका हक मारा गया है उनसे पूछे ना कि उनका हक कैसे मारा गया। अब यही मोहसिन नकवी साहब हैं, इनके हवाले से एक और खबर लगी हुई है, अंडरपास फटाफट ये बनाते हैं, सड़कें वड़कें बनाते हैं। अब ऊपर नीचे खबरें आ रही हैं और बार बार खबरें आ रही हैं कि सड़कें धंस जाती हैं, कभी कभी अंडरपासों के अंदर पानी भर जाता है और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं है कि, और जवाब देने का किसी का दिल भी नहीं करता। यहां कौमी असेंबली में किसी ने सवाल पूछ लिया तो रजा हयात हराज साहब खड़े हुए। ये वैसे एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सियासतदान हैं, हमेशा उन पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होती हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में आती हैं। पीटीआई में भी गए थे ये हर जमात के अंदर चले जाते हैं, जो एस्टेब्लिश काफ लीग में भी चले गए थे। यानी जहां पे एस्टेब्लिशमेंट वहां पे ये लोग हैं। कुछ सियासतदान ऐसे हैं ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा खेलते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि शर्म की बात है कि एक रुकन उठकर कहता है कि हमें बताया जाए कि फील्ड मार्शल, एयर चीफ और जर्नैल की तनख्वाह क्या है। यानी इसमें शर्म की बात क्या है भाई? क्या उन्हें तनख्वाह जो है वो कौमी खजाने से नहीं मिल रही? भाई तनख्वाह पूछना कौन सी शर्म की बात है? आप इंडिया में पूछ सकते हैं इंडियन आर्मी चीफ की तनख्वाह क्या है, अब अमेरिका में पूछ सकते हैं अमेरिकन आर्मी चीफ की तनख्वाह क्या है, मैं यहां बरतानिया में हूं, यहां पूछ सकते हैं लोग। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
ये नहीं अगर किसी ने पूछ लिया कि फील्ड मार्शल की, आर्मी चीफ की, जनरल की, किसी और की तनख्वाह कितनी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताना चाहिए। हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का पता होना चाहिए भी। अवाम तनख्वाह दे रही है ना अपनी जेब से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या है? इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि छुपाया जाए किसी बात को राज में रखा जाए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से लोगों ने पूछ लिया कि दूसरी चादर का हिसाब मांग लिया, तो उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है। वैसे हद हो गई मेरी इनकी, वैसे इनके दिमाग की सलाहियतों पे मैं हैरान हो जाता हूं। जंग लग गया इन लोगों को भाई। जब खलीफतुल वक्त जो दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते पे हुक्मरानी करते थे, जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, कुफार की टांगें कांपती थी, उनसे जब सवाल होता है तो वो जवाब देते हैं। और इस तरह का एक नहीं दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। जब वो लोग जवाब देते तो ये लोग जवाब दे क्यों नहीं है भाई? ये तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है, इनकी तो औकात ही टके की नहीं है। ये जवाब क्यों नहीं देंगे जब वो लोग जवाब देते थे? तो एक अजीब मिसाल पेश कर दी और फिर कहते हैं जी वो हलाल रिज़्क खाते हैं, उनकी रगों में हलाली खून है। पहले खुद को देखो, तुमने मुल्क के लिए क्या किया? ये क्या आप ताने दे रहे हैं भाई? अपनी पार्लियामेंट को आप डिग्रेड कर रहे हैं। सियासतदान ने मुल्क बनाया था, किसी जर्नैल ने मुल्क नहीं बनाया था। एक वकील था, सियासतदान था, अवाम ने एफर्ट की थी। अवाम को इतना घटिया मत समझें, अवामी नुमाइंदगान की तजलील मत करें। आप भी अवाम से वोट लेकर आते हैं। हैरत हुई वैसे मुझे इस बात के ऊपर। रज़ा हयात हराज साहब गालिबन ये बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्लिप उन तक पहुंचेगा तो वो माइंड करने की बजाय आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिससे भी पूछा जाए कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, जब वजीर आजम से पूछा जा सकता है, सदर से पूछा जा सकता है, तो बाकी लोगों से भी पूछा जा सकता है। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हो सकता है, तो फिर बाकियों से भी सवाल हो सकता है। ये क्या बात हुई कि सवाल ही नहीं हो सकता? नाज़रीन, एक और चीज है, पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा गलत रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट करते हुए इसमें लिख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नल से मिला, वो जर्नल मुझे पिछले हफ्ते मिला था, और साथ उन्होंने उनके लिए जो है वो कहा कि मुतासिर कुन शख्स है। ये उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए कहा। देखें, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की वजह से उनकी इज्जत है। इस सीट के ऊपर कोई और होता तो उसकी भी यही इज्जत होती है। लेकिन यहां पे खास तौर पे जब मोदी का जिक्र किया, इसी जुमले में अगले सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त भी है, मोदी एक ग्रेट इंसान है, और मोदी की 3 तारीफें की उन्होंने। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था, और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों मुल्कों को थ्रेट किया था जंग रोकने के लिए कि बाद आ जाओ नहीं तो अमेरिका ट्रेड बंद कर देगा, और दोनों ने कहा नहीं हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मोदी ने भी और उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, लिहाजा जंग बंद ना की जाए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गेम बहुत उठाई हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए, उनकी ख्वाहिश है, और उसके लिए जो है वो एक ग्राउंड बनाई भी जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है ना, एक बात तो बड़ी पक्की है, अब तारीख उठा के पढ़ लें कि बात हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है। ताकतवर की गलत बात भी बात बड़े गौर से सुनी जाती है। मिसाल के तौर पे जंगबंदी जब करवाई गई अमेरिका की जानिब से, बेशक वो एक ताकतवर मुल्क है, तो रूस की और यूक्रेन की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान की और इसराइल की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि इसराइल की फलस्तीनियों के खिलाफ जंगबंदी करवाई जाए? वो नहीं करवाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फरीक मार रहा है और दूसरा निहत्था मार खा रहा है। तो इसी को कहते हैं कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरे ख्याल में ये मौका था जहां पे सारे मुसलमानों को और सारी दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए था और फ़लस्तीनियों के लिए उनका हक मांगना चाहिए था। जंगबंदी को 2 दिन हुए, गुज़िश्ता 2 दिनों में रोज़ाना 80 के करीब लोग शहीद हो रहे हैं। ये कल की जो रिपोर्ट है, परसों 80 के करीब थे, कल की रिपोर्ट में 78 गजा में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल अपना सारा भड़ास जाके गजा में निकाल रहा है, ऐसा लगता है। इंतहाई अफसोसनाक है। तमाम ममालिक को, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इस मामले के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर यह मामला ठीक हो जाता है ना, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाता है, तो इस खित्ते के अंदर फिर देर पा अमन हो जाएगा। वरना यह मसला ऐसे ही रहेगा और बार बार यहां पे चिंगारी भड़कती रहेगी। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिए।